बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हिस्ट्री की वीडियो। और हम बात करेंगे आपसे आज, जो हमने जैसा बताया था कि भारत में जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं, 3 कर्नाटक युद्ध, वे 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। और ये किनके बीच हुए हैं? ये तीनों कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेज और फ्रांस के बीच। हालांकि इसमें मोहरा बनाया गया है क्षेत्रीय नवाबों को, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है किसके बीच लड़ा गया है? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो इसे एंग्लो फ्रेंच वार भी कहा जाता है, एंग्लो फ्रेंच वार। ये 3 अलग अलग डेट पे हुए हैं। कौन कौन से डेट पे? तो पहले हम एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं। आज हम पढ़ाएंगे नहीं पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, बस इसकी बैकग्राउंड हम बताएंगे। हालांकि आप अगर वनडे एग्जाम के लिए देखते हैं, केवल नॉर्मल जो है छोटा मोटा जो है कोई पोस्ट के लिए, तो देखिए तीनों जो है कब हुए थे। फर्स्ट कर्नाटक वार यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1746 से लेकर 1748 तक। इसके कारण क्या बनी थी? कारण बनी थी ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया एक जगह है, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए प्रश्न खड़ा हो गया था। तो यूरोप में हुआ क्या कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ने लगे, जिसका प्रभाव यहाँ पे इन दोनों कंपनियों पे पड़ा और ये दोनों कंपनियां आपस में लड़ने लगी। तो इसका ये कारण था। और समाप्त कैसे हुआ? तो समाप्त हुआ था जो है संधि से, जो समाप्ति की जो संधि थी उसका नाम था एक्स-ला-सपल की संधि, एक्स-ला-सपल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 48 में खत्म हुआ, बस 49 से शुरू हो जाएगा। 1749 से 1754 तक चलता है, 1749 से 1754 तक। इसमें क्या कारण बनती है? इसमें कारण बनती है हैदराबाद प्लस कर्नाटक का उत्तराधिकार। यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद के जो नवाब होते हैं, निजाम होते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकार के लिए प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ब्रिटेन वाले एक दूसरे व्यक्ति को और फ्रांस वाले दूसरे व्यक्ति को अपना जो है वो देते हैं, भाई क्या कहा जाता है, भरोसा दिलाते हैं कि हम जो है आपको नवाब बनवाएंगे, ठीक है। तो पक्ष लेते हैं, एक दूसरे की तरफ से ये, दूसरे की तरफ से ये। तो ये इसका कारण होता है। समाप्ति कैसे होती है? समाप्ति होती है भाई ये पांडिचेरी की संधि द्वारा, पांडिचेरी की संधि द्वारा। तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध कब लड़ा जाता है? तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है 1700, एक साल की गैपिंग है 55, उसके बाद 56 से लेके 7 वर्ष 1763। क्या कारण हुआ था? तो कारण हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पे युद्ध लड़ा जाया था? ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटेन में, यूरोप में। और ये खत्म कैसे हुआ? पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से। तो 3 युद्ध हुए हैं और तीनों युद्ध के कारण ये संधि से खत्म, जिस संधि से हुए हैं। और ये समय यही पूछा जाता है एग्जाम में, और यही आता भी है, मिलान करने के लिए आ जाए या फिर डायरेक्ट पूछ दे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, ऐसे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ है वो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के लेके शुरू हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक की इस समय स्थिति क्या थी, क्योंकि ये तीनों जो है कर्नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक की जो है उस समय की परिस्थिति को आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि एक क्षेत्र हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मुगल। मुगल डायनेस्टी तब तक तो बहुत अच्छी थी जब औरंगजेब जो है राजा था। औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु होती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मुगल के अधीन ही दक्कन का पूरा क्षेत्र आता था,
दक्कन में सभी जो है क्षेत्र आ जाते थे, हैदराबाद, कर्नाटक वगैरह जो भी क्षेत्र थे, ठीक है, इस दक्कन का क्षेत्र आता था। और दक्कन का जो है सूबेदार, दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था जो है औरंगजेब ने, किसको? औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार औरंगजेब ने नियुक्त किया था चिनकिलीज खान को, चिनकिलीज खान, ठीक है। दक्कन का इसको क्या किया गया था? सूबेदार। एक मिनट, गला बहुत फंस रहा है, ठीक है, चिनकिलीज खान। अच्छा, इसका पूरा नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था? ये चूंकि ये औरंगजेब द्वारा ये उपाधि दी गई थी, इस चिनकिलीज खान का वास्तविक जो नाम था उसका वास्तविक नाम था कमर उद्दीन, कमर उद्दीन, ठीक है। पूरा सिद्दीकी वगैरह जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका पूरा नाम जो है कमर उद्दीन ही आप जो है ध्यान रखें, ठीक है। ठीक, कमर उद्दीन याद रखिए। इसको उपाधि क्या दी गई थी? चिनकिलीज खान की। हालांकि औरंगजेब ने इसको उपाधि ये दी थी, ठीक। तो कमर उद्दीन खान जो सिद्दीकी था, अरे कमर उद्दीन ही बस आप पढ़े, ये दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। बाद में जो है मोहम्मद शाह जो होता है, मोहम्मद शाह छोड़िए, फर्रुख सियर एक जो है शासक होता है, फर्रुख सियर। इस फर्रुख सियर के समय ये जो दक्कन का ये सूबेदार है चिनकिलीज खान, इसको जो है दक्कन का नवाब बना दिया जाता है कि तुम दक्कन का नवाब रहोगे, ठीक है। और फर्रुख सियर इसको एक उपाधि देता है आसफ जा, आसफ जा, आसफ शाह, आसफ जा या आसफ शाह, आसफ जा ही है, ठीक है, आसफ जा या आसफ शाह ही कर लीजिए, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है दोनों। तो फर्रुख सियर जो है इसको ये उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो फर्रुख सियर के बाद जो है शासक बनता है वो रहता है बहादुर शाह, नहीं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, फर्रुख सियर को घृणित कायर। तो ये जो मोहम्मद शाह होता है, इस चिनकिलीज खान यानी कमर उद्दीन खान सिद्दीकी को पूरा नाम लिख ही देते हैं, बार बार जो बोल दे रहे हैं तो सिद्दीकी, इसको निजाम उल मुल्क की उपाधि देता है, निजाम उल मुल्क, और अपने दरबार में वजीर नियुक्त कर देता है 1722 में। लेकिन होता क्या है कि ये जो निजाम उल मुल्क है, निजाम उल मुल्क आसफ जा या आसफ शाह, ये 1724 में मुगल दरबार में जो है इसकी बात को मोहम्मद शाह सुनता नहीं है, भले वजीर नियुक्त किया रहता है लेकिन सुनता नहीं है उसकी बातों को। तो होता क्या है कि 1724 में ये दक्कन आ जाता है वापस, दक्कन यानी हैदराबाद, इसकी राजधानी उस समय रहती है, हैदराबाद आता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, ठीक है। तो इसी समय से ये निजाम उल मुल्क जो दिया गया है ना उपाधि, इसी का प्रयोग करके निजाम शाही वंश, निजाम वंश या फिर निजाम शाही वंश, इसी को आसफ जाही वंश भी कहा जाता है, आसफ शाही वंश या आसफ जाही वंश की नींव डालता है। और 1724 में ये स्वतंत्र हैदराबाद का पहला निजाम बनता है, स्वतंत्र हैदराबाद का ये निजाम बनता है। अब इसके निजाम बनने के बाद ये 1748 तक रहेगा, 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पहले ये हैदराबाद को और सशक्त बनाता है, मराठों से बचाता है। हालांकि मराठों से एक युद्ध भी लड़ता है, ये पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1730 में।
इसके बीच ये युद्ध हुआ था। तो एक तरफ था निजाम उल मुल्क, निजाम लिख देते हैं, और दूसरी ओर जो थे वो थे बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, जिनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इन्होंने जो है इस निजाम को हराया था पालखेड़ा के युद्ध में, और बाजीराव ने जो है कौन सी संधि की थी? मुंशी सिव गांव की संधि की थी, मुंशी सिव गांव की संधि। ये किसके साथ की गई थी? निजाम उल मुल्क के साथ। 1929 की बात है, 29-30 की, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि निजाम जो है यहाँ 24 पे बैठता है, 48 तक रहता है, एकदम मजे में, कोई दिक्कत नहीं है। निजाम के जो है 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है नासिर जंग, नासिर जंग, और दूसरे का जो है नाम है सलावत जंग, सलावत जंग। और इस निजाम का एक जो है पोता होता है, उस पोते का नाम है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में इनका जो है जिक्र होगा। तो अभी आपको याद रखना है कि जो है स्वतंत्र हैदराबाद में निजाम पहला जो है कौन बनता है? यही जिन किलीज खान, जिसको निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। ये जो है 1724 में स्वतंत्रता अपना जो है घोषित करता है, निजाम बनता है, बहुत आराम से जो है मजे से रहता है। बीच में एक युद्ध इसलिए बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पालखेड़ा का युद्ध लड़ा था इसने बाजीराव प्रथम के साथ। बाजीराव मराठा जो थे हरा दिए थे इसको, हराने के बाद इससे मुंशी सिव गांव की संधि किए थे, ठीक है। अब इसके जो है ये 2 मेन उत्तराधिकारी रहते हैं, लेकिन जो ये निजाम होता है अपना उत्तराधिकारी इस मुजफ्फर जंग को घोषित कर देता है। लास्ट वक्त पे ये अपना उत्तराधिकारी मुजफ्फर जंग को घोषित कर देता है। ये जो है बात बनती है, इतना बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। निजाम से एक क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं, हालांकि हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं बस। आज गले में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। निजाम ने जो है क्या किया था, सैयद बंधु जो होते थे, जिनको मुगल काल में जो है किंग मेकर कहा जाता था, सैयद बंधुओं को, उस सैयद बंधुओं को मारने में, हटाने में फर्रुखसियत का मदद किया था। किसने? निजाम ने। इस चीज को याद रखिएगा, सैयद बंधुओं को ही किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस का किंग मेकर किसको? के कामराज को कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक की। तो दक्षिण यानी दक्कन के अधीन ही आता था, तो एक तरह से ये जो है कर्नाटक जो था वो निजाम के अंडर में आता था, निजाम के अधीन, क्योंकि ये पूरा एरिया दक्कन के अंदर था, और दक्कन का मतलब जो है निजाम इधर का जो है प्रमुख हो गया था, तो निजाम के अंदर आने लगा। क्योंकि कर्नाटक पे जब औरंगजेब था, औरंगजेब के समय जब ये केवल दक्कन हुआ करता था, तो कर्नाटक पे औरंगजेब ने 1692 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार, आपने पढ़ा भी होगा, पन्हाला वाला दुर्ग हो गया, कोंढाना वाला दुर्ग हो गया, उन सबों में ये जो है युद्ध भी लड़ा है मराठों के विरुद्ध। जुल्फिकार खां कौन रहता है? शाइस्ता खां का दामाद। तो इस जुल्फिकार खां को सूबेदार नियुक्त किया जाता है, सूबेदार, ठीक है। कहाँ का सूबेदार कहना उचित नहीं होगा, आप नवाब ही कहिए, क्योंकि दक्कन का पूरा सूबेदार, पूरा दक्कन का पूरा एक सूबेदार इस समय जो है औरंगजेब किसको नियुक्त किया था? निजाम को। और कर्नाटक का सूबेदार जुल्फिकार खां को। जुल्फिकार खां जो है बहुत मजे से रहता है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है जब औरंगजेब की, तो 1708 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा जो है अगला जो है नवाब बन जाता है। इसका बेटा जो नाम होता है सादुतुल्ला खान, सादुतुल्ला खान प्रथम, सादुतुल्ला खान प्रथम। ये अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है, स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है। क्योंकि अभी तक जो है आप देखेंगे 1708 में ये जो है घोषित कर रहा है अपने आप को, 1708 में नहीं, 1708 में तो बैठता है,
1708 में बैठता है और आगे जाके फर्रुख सियर के समय जो है क्या करता है, 1722-23 के आसपास ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब स्वतंत्र घोषित जब कर देता है तो इस समय जो है निजाम कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि निजाम के अंडर अभी ये आ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही 1724 में निजाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा, इसके बाद अगर कोई नवाब बनेगा तो वो निजाम से जो है पूछ के बनना चाहिए, ऐसा निजाम का मानना था, क्योंकि जो है ये वाली एरिया पूरा निजाम के अंडर में आती थी। दूसरी बात कि सादतुल्ला खान 1732 तक जो है गद्दी पे बैठे रहते हैं। 1732 में इनकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से पहले ये अपना उत्तराधिकारी बिना निजाम से पूछे, निजाम से नहीं पूछते हैं, और ये अपना उत्तराधिकारी दोस्त मोहम्मद अली, ठीक है, दोस्त अली या फिर दोस्त मोहम्मद अली कह लीजिए, उनको जो है नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, दोस्त अली। अब दोस्त अली को जब ये जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो जो है निजाम इस पे गुस्सा हो जाता है, निजाम इस पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन हालांकि ज्यादा जो है सक्रिय गुस्सा नहीं दिखाता है और जो है मान जाता है। दोस्त अली कौन रहता है, इसका जो है अपना बेटा नहीं रहता है, इसलिए जो है निजाम गुस्सा होता है। इस सादतुल्ला खान के चचेरा भाई रहता है। अब दोस्त अली जो है 1732 में बैठता है, 1740 तक रहता है, 1740 तक रहता है। इसी दोस्त अली का जो है कौन दोस्त अली का जो है एक बेटा होता है, दोस्त अली का बेटा, ठीक है, सफदर अली करके है। और उसके बाद तो हालांकि वो छोड़िए, इसका चचेरा जो है, मतलब इसका जो है चचेरा जो भतीजा कर लीजिए, इसका भतीजा एक होता है अनवरुद्दीन। थोड़ा सा गौच पौच हो जाएगा लेकिन समझिएगा इस बात को, अनवरुद्दीन। इसका बेटा छोड़ दीजिए, गद्दी पे 2 साल बैठा था बस। अब अगला जो आता है सादुतुल्ला खान, सादुतुल्ला खान द्वितीय, ये जो है इसके बेटे रहते हैं। होता क्या है कि दोस्त अली जो होता है वो 1740 में मराठे इस पे आक्रमण करते हैं, मराठे चौथ वसूलने के लिए, चौथ एक टैक्स होती थी, तो चौथ वसूलने के लिए मराठे क्या किए, दोस्त अली पे आक्रमण करते हैं और दोस्त अली को मार के इस दोस्त अली के दामाद, जिसका नाम होता है चंदा साहब, चंदा साहब, और इसके बेटे को जो है उठा के लेके जाते हैं पुणे में, जेल में बंद कर देते हैं, पुणे में कैद कर देते हैं। अब 1744 में ये होता है, 2 साल तक जो है ये इसका बेटा सफदर जो रहता है वो बैठता है। उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सादतुल्ला खान को 1742 में गद्दी पे बैठाया जाता है। 1742 में जब ये गद्दी पे बैठता है तो चूंकि इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1744 में, अपने आप मर जाता है। 1744 में जब मर जाता है तो जो है अब जो निजाम है, निजाम वो अनवरुद्दीन को नवाब घोषित कर देता है, नवाब घोषित कर देता है। इतना बात आपको समझना होगा। तो 1744 से 1748 तक अनवरुद्दीन बैठेगा, 1748 तक अनवरुद्दीन बैठेगा। इस अनवरुद्दीन का जो है एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से आपको समझा दे इतनी बात। देखिए टाइम क्या हुआ, टाइम 3-4 मिनट का और समय है। देखिए कर्नाटक जो है वो किसके अधीन आता है, निजाम के अधीन आता है 1692 में। लेकिन जो है जब औरंगजेब जो था उसने, अभी जब ये निजाम के अधीन जब नहीं आ रहा था, तब जब औरंगजेब जिंदा था तब यह जुल्फिकार खां को जो है नवाब बनाता है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है, 1708 में इसकी मृत्यु हो जाती है जुल्फिकार खां की। अब उसके बाद से जो है सादतुल्ला खान प्रथम जो है इसका बेटा अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर लेता है और ये 1732 तक गद्दी पे बैठा रहता है। 1732 में जब इसकी मृत्यु होती है तो बिना चीन के लिए खान से पूछे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको, दोस्त अली को।
चूंकि निजाम थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी जो है मान्यता दे देता है। और 1740 में 40 तक ये दोस्त अली चलते हैं। 40 में होता क्या है कि मराठे इनसे टैक्स वसूलने के लिए, चौथ वसूलने के लिए आक्रमण करते हैं और दोस्त अली मारे जाते हैं। और इनके दामाद जो है चंदा साहब, उनको जो है क्या किया जाता है, बंदी बना के ले जाया जाता है, पुणे की जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्त अली के जो दूसरा बेटा है वो सफदर अली करके, वो गद्दी पे बैठता है, लेकिन 2 साल में वो मर जाता है 42 में सादुतुल्लाह खान द्वितीय जो है बैठता है गद्दी पे, वो 2 साल रहता है, वो भी मर जाता है। तो अनवरुद्दीन को जो है निजाम जो है नवाब घोषित कर देता है। और 1744 से 1748 तक अनवरुद्दीन गद्दी पे रहेंगे। अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन है? मोहम्मद अली। इतनी ही बात है कर्नाटक और हैदराबाद की। ठीक है, तो आप समझिए कि इस कर्नाटक के अधीन कौन कौन एरिया आते थे। तो कर्नाटक के क्षेत्र में वर्तमान का कर्नाटक नहीं है, केरल वाला हिस्सा आता था। केरल का जो है पूर्वी हिस्सा पूरा का पूरा मद्रास आ जाता था, पांडिचेरी आती थी। ठीक है, और कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा आता था। और हैदराबाद के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है, ये सब पूरे हिस्से आते थे। ठीक, एक तरह से कहिए कर्नाटक भी उसी के अधीन ही आता था। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको भूलिएगा नहीं। ये पूरी बैकग्राउंड है कर्नाटक के युद्ध की। अब हम लोग बात करेंगे कि कर्नाटक की युद्ध किस प्रकार लड़ी गई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।